नमस्कार। वेलकम बैक। आज एक आर्टिकल है जो कि जिसकी हेडिंग है टैकल द इशू ऑफ एडजर्नमेंट्स केस पेंडेंसी। ये एक ऐसी सिचुएशन और ऐसी इश्यूज़ के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे चैलेंजेस आपके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग हैं उसके रिगार्डिंग कुछ बातें इसने की हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने कुछ एक बातें बोली थी, तो उसको हाईलाइट करते हुए इस आर्टिकल में कुछ एक जानकारियाँ दी हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा गहराई में हम पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इसमें इन्होंने क्या बोला है। तो लेट अस हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। पहले हम कुछ एक चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं जो कि इस आर्टिकल को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनको देख लेते हैं। India's judicial system has faced significant challenges in terms of delays, case pendency, and structural inefficiencies. Significant challenges इंडिया के जुडिशल सिस्टम को फेस करने पड़े हैं। किसके कारण? इन टर्म्स ऑफ डिलेज, जो डिलेज होते हैं केसेस में, केस पेंडेंसी, केस पड़े रहते हैं, और स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी, जो स्ट्रक्चर हमारा है, जो डिफेंस, जो जुडिशल सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एक इनएफिशिएंसीज थी उसके कारण। मल्टीपल रिफॉर्म्स सच एज अमेंडमेंट्स टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन 1999 एंड 2002 काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे 1999 में, 2002 में। उसके बाद एक मालीमत कमेटी रिपोर्ट है एक 2000 की, एंड द सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन केस है 2005 का। इसको भी हम जानेंगे क्या है ये। वर अटेम्प्ट्स टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दीज रिफॉर्म्स। It's essential to delve into the key terminologies like writ petitions, appellate jurisdiction, CPC amendments, and specific reforms sought in these changes. अब ये समझ में आएंगे उससे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें कुछ जानकारी नहीं है लीगल एस्पेक्ट्स की, तो पहले हम ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले रिट पिटीशन, appellate jurisdiction, ये क्या है? A writ petition is a formal written request filed before a court, typically a high court or the Supreme Court. एक written request है, formal written request filed before a court, typically a high court or the Supreme Court, seeking judicial intervention in a case where fundamental rights are alleged to be violated. जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर वायलेट होती हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, एक रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हो। तो उस पिटीशन को हम क्या बोल रहे हैं? रिट पिटीशन। रिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल्स 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड 226 फॉर हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द मेन टाइप ऑफ रिट्स इंक्लूड, इनके टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपका आ गया हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस अभी आपने देखा सदगुरु वाले में भी ये हेबियस कॉर्पस बड़ा कई बार इस्तेमाल हुआ है। तो हेबियस कॉर्पस क्या होता है? एंश्योर्स द रिलीज ऑफ समवन अनलॉफुली डिटेन्ड। किसी को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है तो आप सेक्शन जो है आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। देन इज मैंडेमस, डायरेक्ट्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए है मैंडेमस। Thereafter is prohibition, prevents lower courts from exceeding their jurisdiction। कोई सी कोर्ट ने ऐसा कोई सज़ा दे दी जो कि उसके जुरिडिक्शन में है ही नहीं। उसके बाद सर्टियोरेरी में ट्रांसफ़र करते हैं केसेस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट फॉर रिव्यू। लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में किसी केस को आपको लेके आना है रिव्यू के लिए तो सर्टियोरेरी। देयरआफ्टर क्वो वारंटो। सर्टियोरेराई के बाद आगे को वारंटो। को वारंटो में क्या है? क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ अ पब्लिक ऑफिस होल्डर। कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, उसके खिलाफ उसका पूछने के लिए भी ये जो कार्रवाई आप कर रहे हो आपके पास क्या लीगल कोई आपका लीगैलिटी पता करने के लिए किसी ऑफिस को आप
क्या आपको उस ऑफिस में आपके पास लीगल ताकत है उस ऑफिस को एक्वायर करने की, या उस ऑफिस पे आप जो बैठे हो। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई रिजर्व्ड सीट है, मान लो रिट of quo warranto can be issued if a non-scheduled caste person is elected to a seat reserved for a scheduled caste candidate, or if a candidate provided incorrect information in their election affidavit. मान लीजिए अब जैसे एक पूजा करके का IAS ऑफिसर है, उनका एक केस आया था, ठीक है, या जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन, या कोई फ्रॉड है, रिट ऑफ को वारंटो कैन बी इशूड इफ अ पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू अ पब्लिक ऑफिस थ्रू फ्रॉड। ठीक है, तो इस तरीके के जो केसेस हैं वो आ सकते हैं किसके अंदर, को वारंटो के अंदर। तो क्या क्या हो गया आपका, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्योरेराई, कुछ लोग सर्शियोरेराई भी बोलते हैं, देर आफ्टर को वारंटो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 प्रकार के ये रिट्स हो गए। देर आफ्टर पेटिशन, पेटिशन किसे बोलते हैं, अ पेटिशन इज अ ब्रॉडर टर्म फॉर अ फॉर्मल एप्लीकेशन or request to a court for a specific legal remedy. It may involve civil, criminal और constitutional matters. Civil भी हो सकता है, criminal भी हो सकता है, constitutional matters भी हो सकते हैं। Writ petitions are a subset of petitions focusing on the violation of fundamental rights. रिट petition क्या है, सबसेट है petitions के जो कि फोकस करते हैं ऑन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, while other petitions can deal with disputes, grievances और अपील्स। जो बाकी रिट petition जो बाकी सॉरी जो petitions हैं वो एक ब्रॉडर अम्ब्रेला के अंदर आते हैं जो कि disputes, grievances और अपील्स से डील कर सकते हैं। देयर आफ्टर appellate jurisdiction, appellate jurisdiction refers to the power of a court, कोर्ट की वो ताकत, टू हियर एंड डिसाइड ऑन अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट से अपील्स जो आती हैं उसको पे सुनवाई करने की ताकत जो है। फॉर इंस्टेंस हाई कोर्ट्स हियर अपील्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपेलेट जुरिस्डिक्शन ओवर हाई कोर्ट डिसीजंस। दिस जुरिस्डिक्शन इज conferred by various statutes allowing individuals to challenge court verdicts if they believe the law was incorrectly applied. Article 136, the Supreme Court's special leave jurisdiction allows appeals from any court or tribunal. Article 227, High Court exercise supervisory powers over lower courts, reviewing both civil and criminal cases. ओके तो ये लीव जुरिस्डिक्शन क्या है, लीव जुरिस्डिक्शन रेफर करता है कोर्ट की उन ताकतों को जो कि जिसके तहत वो परमिशन ग्रांट कर सकते हैं टू समवन, किसी को, टू फाइल एन अपील। इस संदर्भ में जैसे जो आर्टिकल 136 है ये क्या करता है, ये देता है सुप्रीम कोर्ट को एक डिस्क्रिशन, एक ताकत देता है, वो डिसाइड कर सकता है वेदर इट विल अलाउ समवन टू अपील अ डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। लीव का लीगल टर्म, लीव का मतलब हो गया परमिशन, जुरिस्डिक्शन का मतलब हो गया द अथॉरिटी और पावर ऑफ अ कोर्ट टू हियर केसेस एंड मेक लीगल डिसीजंस। ठीक है, तो लीव जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर टू अलाउ अ पर्सन टू फाइल एन अपील बट इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक राइट। ठीक है, द पर्सन हैज़ टू फर्स्ट सीक परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू डू सो। और आर्टिकल 136 क्या है, आर्टिकल 136 gives the Supreme Court a discretionary power to hear appeals from any court or tribunal in India. The important thing here is that this power is not automatic. You can't just go to the Supreme Court after losing a case in a lower court. You need the Supreme Court's permission, which is why it's called special leave. ये important क्यों है, flexibility, the Supreme Court can intervene in any case even if it doesn't fit the usual categories for appeal. Extraordinary power, it is meant for cases where there is a miscarriage of justice or whether there is need to settle important legal issues. आसान भाषा में इसको समझें तो आर्टिकल 136 gives the Supreme Court special power to review any decision from lower courts or tribunals, but only if it grants permission, leave to do so. It's discretionary power, meaning the Supreme Court can choose which cases to hear under this provision. उसके बाद देखते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट 1999 एंड 2002. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर गवर्न्स द लीगल प्रोसीजर्स
फॉर सिविल लिटिगेशन इन इंडिया। ये गवर्न करता है लीगल प्रोसीजर्स को फॉर सिविल लिटिगेशन इन इंडिया। द सीपीसी वाज अमेंडेड इन 1999 एंड 2002 टू एड्रेस द इनएफिशिएंसीज एंड रिड्यूस डिलेज इन सिविल केसेस। These amendments were a direct response to increasing backlog and the complexity of civil disputes. ये direct response था to increasing backlog and the complexity of civil disputes। जो backlog बढ़ता जा रहा था, जो complexity बढ़ती जा रही है civil disputes की। Key provisions of the CPC amendments, उनके मुख्य provisions क्या थे? सबसे पहला streamlining summon process, जो समनिंग का प्रोसेस है उसको ठीक करना। बिफोर द अमेंडमेंट देयर वर सिग्निफिकेंट डिलेज इन सर्विंग समन्स टू पार्टीज। द चेंजेस सॉट टू एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस। तो समन्स में कुछ डिले होते रहे होंगे, उसके बाद कुछ चेंजेस इन्होंने प्रपोज किए जिससे कि जो डिलेज हैं इसको कम किया जा सके। तो अमेंडमेंट क्या था? इंट्रोड्यूस्ड स्पीडियर मेथड्स सच एज रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर सर्विसेज एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स लाइक ईमेल। उसके बाद क्या हुआ? रिटर्न स्टेटमेंट्स टाइमलाइंस, जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं उसकी टाइमलाइन भी एक इशू था। लिटिगेंट्स ऑफन टुक लॉन्ग पीरियड्स टू फाइल रिटर्न रिस्पॉन्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू डिले। जो लिटिगेंट्स थे उनको काफ़ी समय लेते थे, वो टुक लॉन्ग पीरियड टू फाइल रिटर्न रिस्पॉन्सेज कंट्रीब्यूटिंग टू डिले, जिससे कि डिले होता था। अमेंडमेंट क्या करा इन्होंने? स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट कर दी कि भाई रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो हैड टू बी फाइल विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर भरनी है, फाइल करनी है। एक्सटेंडेबल अप टू 90 डेज, 90 दिन तक एक्सटेंड हो सकती है, ओनली विद वैलिड रीजंस। तीसरा इशू क्या था? केस मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग। केसेस ऑफन ड्रैग्ड ऑन ड्यू टू अनस्ट्रक्चर्ड शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग स्ट्रक्चर नहीं थी। अमेंडमेंट क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड केस मैनेजमेंट हियरिंग्स वेयर कोर्ट्स कुड शेड्यूल डेट्स एंड मॉनिटर प्रोग्रेस टू अवॉइड एडजर्नमेंट्स। और उसकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकते हैं और शेड्यूल भी कर सकते हैं। देर आफ्टर कॉस्ट इम्पोजिशन फॉर एडजर्नमेंट्स। लॉयर्स जो है ज़्यादातर रिपीटेड एडजर्नमेंट्स की मांग करते थे। डिलेइंग प्रोसीडिंग्स को डिले करवाते थे। अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने? इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई एंड कॉस्ट ऑन पार्टीज हु सॉट अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स। फालतू के एडजस्टमेंट्स मांगने पे पेनल्टी लगानी शुरू कर दी। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या हुआ? सिविल केसेस वर ऑफन रिजॉल्व थ्रू लेंदी ट्रायल। सिविल केसेस काफ़ी लेंदी ट्रायल हो जाता था, तो इन्होंने अमेंडमेंट क्या किया कि भाई एंकरेज करने की कोशिश करी कि आप जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड इस्तेमाल करें, जैसे कि मीडिएशन, थर्ड पार्टी मीडिएशन हो जाता है, आर्बिट्रेशन, कंसीलेशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स फास्टर। इसके भी अलग अलग मैकेनिज्म है, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, बट ये मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आर्बिट्रेशन जो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करके आप कोशिश करें इसको सेटल करने की चीज़ों को। Thereafter limiting appeals, many civil cases were endlessly appealed, adding to delay, जिससे delays होता था। तो amendment क्या हुआ? Limited the number of appeals allowed in specific civil disputes, reducing the appeal scope unless substantial legal questions arose। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है तभी जो है आपकी अपील मानी जाएगी, अदरवाइज जो लिमिटेड उसका नंबर जो अपील जो आप कर रहे हो उसको कम करना, ठीक है। इसके तहत कोशिश करी कि भाई ऐसे नहीं कि आप कहीं भी जाके किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपील कर दो, ठीक है। सो लिमिटिंग द अपील्स। अच्छा, ये जो अपील्स हैं ये क्या हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा गहराई में मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया था, अभी इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है। जो अमेंडमेंट्स हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन इंडिया हैव एम टू लिमिट द नंबर ऑफ अपील्स इन केसेस to reduce delays and improve judicial efficiency. These changes were necessary because civil disputes could be appealed multiple times, leading to endless litigation and a massive backlog of cases. तो ये जो CPC Amendment Acts थे 1999 के 2002 के brought several changes to cover unnecessary appeals, but let's break down how specific civil disputes or limitations in the appeal process, examples of how this was done. ठीक है, तो इसको amendments थी उसको थोड़ा सा गहराई में देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन 100 सेकेंड अपील्स के रिगार्डिंग था। प्रायर टू द अमेंडमेंट से पहले अपील्स कुड बी फाइल्ड इवन आफ्टर दी फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील के बाद भी आपकी अपील डाली जा सकती थी, लीडिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकेंड अपील इन हाई कोर्ट। सेकेंड अपील हो सकती थी इवन ऑन माइनर फैक्चुअल डिस्प्यूट पे भी। अमेंडमेंट क्या किया इन्होंने? द सेकेंड अपील कैन नाउ ओनली बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट इफ इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। This limits the number of cases going for further appeals based on factual disagreements.
एग्जाम्पल, इफ अ लोअर कोर्ट एंड एन अपेलेट कोर्ट, अब ये भी हम आगे देखेंगे और गहराई में लोअर कोर्ट अपेलेट कोर्ट से क्या मतलब है। लोअर कोर्ट एंड अपेलेट कोर्ट हैव बोथ रूल्ड ऑन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, अ सेकेंड अपील कैन नॉट बी फाइल्ड अनलेस देर इज अ सिग्निफिकेंट लीगल इशू लाइक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। समझाने के लिए मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में आप गए, वहाँ पे कोई कोर्ट था, उसने बोला कि भाई ये चीज़ सही है, फिर आप हाई कोर्ट में गए, उसने बोला ये चीज़ सही है, अब दोनों ने बोल दिया, अब आप आगे सेकंड अपील नहीं कर सकते कि भाई ठीक है, जब तक कि कोई बहुत ही खतरनाक इसमें लीगल कोई गुंडी निकाल के ना ले आओ कि नहीं ये चीज़ थी हमें पता नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ थी जो मिस हो गई थी, जब तब तक ऐसा कुछ ना हो तब तक आप सेकंड अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो है सेक्शन 100। उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 96, फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील कैसे कर सकते हो, पहले ओल्ड प्रोविजन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते थे आप, अंडर द ओरिजिनल CPC a first appeal could be made to a higher court on both questions of law and fact। पहले आप लॉ और फैक्ट दोनों पे वेव कर सकते थे विदाउट एनी लिमिटेशंस। अमेंडमेंट क्या है, द अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड फर्स्ट अपील्स इन सर्टेन केसेस। क्या क्या, नो अपील इज अलाउड इफ द लोअर कोर्ट डिसीजन इज मेड विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। अगर दोनों पार्टी सहमत थी और तब अगर कोई डिसीजन दिया तो आप अपील नहीं कर सकते। फॉर केसेज इन्वॉल्विंग अ स्मॉल क्लेम जैसे बिलो सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू, appeals are discouraged unless they involve a substantial question of law। In a small civil dispute over petty sum, example dispute over a small loan, the first appeal cannot be filed unless there is a serious legal issue like a violation of procedural law। अगर कोई procedural law या कुछ बहुत ही serious कोई issue है तभी आप कर सकते हो, कोई अगर चीज़ नहीं फॉलो की गई है अदरवाइज आप नहीं कर सकते। उसके बाद ऑर्डर 41 रूल 11, अपील डिसमिस्ड एट एडमिशन स्टेज। पहले क्या था, इवन इफ एन अपील लैग्ड मेरिट, अगर कोई अपील में कुछ मेरिट नहीं थी, इट कुड स्टिल गो थ्रू द लेंथी प्रोसेस ऑफ बीइंग हर्ड इन कोर्ट। अमेंडमेंट क्या किया, द अमेंडमेंट अलाउज कोर्ट्स टू डिसमिस अपील्स एट द वेरी एडमिशन स्टेज इफ दे बिलीव देयर इज नो सब्सटेंशियल इशू और मेरिट इन द अपील। कि भाई इस अपील में ये ऐसे ही है, इसको आपको ज़रूरत नहीं आगे लेके चलने की, इसको आप डिसमिस कर सकते हो। एग्जाम्पल, अ पार्टी इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ट्राइज टू अपील आफ्टर लूजिंग इन बोथ द ट्रायल कोर्ट एंड द अपीलेट कोर्ट, बट इफ द हाई कोर्ट फाइंड्स द अपील फ्रिवलस or without any new legal questions, it can dismiss the appeal without conducting a full hearing। तो ये कौन सा है, ऑर्डर 41 रूल 11। फिर है ऑर्डर 43, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। ओल्ड प्रोविजन क्या था, अंडर CPC अपील्स कुड बी मेड अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स डिसीजन मेड ड्यूरिंग द ट्रायल before final judgment, often causing delays in the trial process। Amendment क्या था, the number of interlocutory orders that can be appealed has been significantly reduced। If a court passes a temporary injunction in a civil case, the amendment limits the ability to appeal that order immediately, preventing unnecessary delays in the trial proceeding। तो इससे जो है आपकी जो ट्रायल में टाइम वेस्ट होता था वो कम हुआ। ठीक है, और भी देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, मैं बस मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आपको अगर इच्छा है समझने की तो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रह सकता है। Appeals in small cases and miscellaneous matters, many small civil disputes like rent disputes, minor monetary claims could be appealed repeatedly, clogging the judicial system। पहले होता था कि आप जो है सिविल डिस्प्यूट, जो स्मॉल स्मॉल डिस्प्यूट्स थे जैसे रेंट का डिस्प्यूट, माइनर मॉनेटरी क्लेम, इसको आप अपील कर सकते थे। जुडिशियल सिस्टम, क्लॉगिंग द जुडिशियल सिस्टम, मतलब उसको आपने क्लॉगिंग क्या होता है, जैसे आपने जो ड्रेन है आपने देखा हो ना, बोलते हैं क्लॉग हो गई, लो पानी भर गया उसमें, वो आगे नहीं पानी जा रहा है, तो ये आप बार बार इसमें छोटे छोटे केसेस ज़बरदस्ती करके तो इंपॉर्टेंट केसेस को आप सुनवाई नहीं कर पाते हो। अमेंडमेंट क्या किया, अपील्स इन स्मॉल केसेस एंड मिसलेनियस मैटर्स हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड अनलेस दे इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट लीगल और जुरिसडिक्शनल इशूज। एग्जांपल, इन अ रेंट डिस्प्यूट ओवर अ माइनर अमाउंट ऑफ मनी एन अपील मे नॉट बी अलाउड अनलेस इट रेजेस अ सब्सटेंशियल लीगल क्वेश्चन सच एज द इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ टेनेसी लॉज। सेक्शन 115, रिवीजन पेटिशंस। ओल्ड प्रोविजन क्या था, दिस सेक्शन अलाउड रिवीजन पेटिशंस अगेंस्ट ऑर्डर्स दैट वर नॉट अपीलेबल, leading to a large number of petitions seeking a revision on minor procedural issues। Amendment क्या था, amendment restricts revision petitions to cases where there is jurisdictional error by a lower court, meaning the court overstepped its legal authority। अगर legal authority overstep करी तब legal मतलब functioning जो process है अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ है तो ही आप अपील कर सकते हो, नहीं तो नहीं। Example, a party dissatisfied with the procedural ruling during a trial cannot file a revision petition unless the court's decision was beyond its jurisdiction or illegal in nature। Purpose of these amendments, streamlining the judicial process by limiting the scope of appeals. The amendments ensure that only significant legal questions reach higher courts, preventing frivolous or endless appeals, reducing backlog। The changes help reduce the workload or appellate courts, allowing them to focus on more important cases। Efficiency, courts can now focus on appeals that raise genuine and substantial legal issues rather than wasting time on minor factual disputes। How the amendment limited appeals, substantial question of law। Appeals are only allowed
if they raise significant legal issues, not just factual disagreements. Limiting interlocutory appeals, reducing the number of orders during the trial that can be appealed immediately. Summary dismissal, courts can dismiss appeals at the admission stage if they lack merit without going through a full hearing. No appeals in consent cases, no appeals allowed in cases where the parties agree to the lower court's decisions. ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं इसमें आपका लोअर कोर्ट और अपेलेट कोर्ट वगैरह क्या होता है. तो लोअर कोर्ट क्या है, ट्रायल कोर्ट है. दैट देयर इज वेयर दिस इज वेयर अ केस इज इनिशिएटेड एंड हर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. इट हैंडल्स द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, विटनेस टेस्टिमनी एंड मेक्स फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट. फैक्ट के फाइंडिंग्स होते हैं, एविडेंस का देखते हैं, विटनेस को देखते हैं, टेस्टिमनी, सारी कार्रवाई होती है यहाँ पे. द लोअर कोर्ट डिसाइड द वर्डिक्ट. वर्डिक्ट भी ये डिसाइड करता है गिल्टी या नॉट गिल्टी, liable not liable, issues a judgment based on the facts and the law. Example क्या है, example of lower courts include district courts, civil courts, criminal courts, magistrate courts. Appellate court क्या होगा, this court does not conduct trial नहीं conduct करता है. It reviews the decisions of lower courts if a party appeals the ruling. The appellate court determines whether there were errors in applying the law or procedural mistakes in the trial that affected the outcome. Appellate court generally do not hear new evidence or re-evaluate facts, बट फोकस ऑन द लीगल इशूज़ रेज्ड इन द अपील. जो लीगल इशूज़ जो रेज किए गए हैं उसमें उन पे फोकस करता है. एग्जाम्पल ऑफ अपीलेट कोर्ट्स इंक्लूड हाई कोर्ट्स और कोर्ट्स ऑफ अपील इन अदर कंट्रीज. प्रोसेस इन स्कोप क्या है, लोअर कोर्ट में ट्रायल कोर्ट बोथ साइड्स, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट इन सिविल केसेस और प्रोसिक्यूशन डिफेंस इन क्रिमिनल केसेस, प्रेजेंट देयर केस थ्रू एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड विटनेस टेस्टिमनी. The court makes a decision based on the facts presented and laws applicable to the case. Trial court deals with a broad range of issues including factual disputes. The appellate court typically reviews the written records of the lower court proceedings such as transcripts, filings and judgments. It focuses on whether the law was applied correctly and ठीक है, लॉ ढंग से आपने अप्लाई किया कि नहीं किया, आपने प्रोसेस फॉलो किए कि नहीं किए. It examines whether any legal errors, misrepresentations, violations of due process occurred during the trial. An appellate court can affirm the lower court decision, agree कर सकता है, reverse the decision, disagree कर सकता है, overturn कर सकता है, remand the case back to the lower court for a new trial or further proceeding कि दोबारा से इसको प्रोसेस करो. Judicial hierarchy क्या है, lower court, it is at the bottom level of judicial hierarchy. Cases start in lower courts where facts are examined, initial rulings are made. If a party disagrees with the ruling, they can appeal to a higher court. Appellate court are higher up in the judicial hierarchy. They act as a supervisory courts over lower courts, ensuring that the law is applied uniformly and correctly. In India, high courts serve as appellate courts for state level cases, and the Supreme Court is the highest appellate court in the country. Examples of jurisdiction क्या हुआ, lower court, a civil case over a property dispute or criminal case involving theft would start in a lower court. These courts handle routine matters like traffic violations, small civil claims, serious criminal trials. Appellate court, if a party believes the trial court misinterpreted the law in the property dispute, they can file an appeal in an appellate court. In criminal cases, appeals might focus on whether the defendant's rights were violated, such as errors in jury instructions or improper admission of evidence. ठीक है, क्रिमिनल केस में क्या होता है, अपील्स माइट फोकस ऑन वेदर द डिफेंडेंट्स राइट्स वर वायलेटेड, क्या डिफेंडेंट के राइट वायलेट किए गए थे, क्या कुछ एरर थी जूरी इंस्ट्रक्शन में, क्या कुछ एडमिशन जो एविडेंस था वो प्रॉपर नहीं था. जजेस, लोअर कोर्ट, द ट्रायल इन अ लोअर कोर्ट इज यूजुअली प्रिसाइड ओवर बाय अ सिंगल जज और इन सम केसेस अ ज्यूरी डिपेंडिंग ऑन द लीगल सिस्टम. अपीलेट कोर्ट में क्या है, अपीलेट कोर्ट केसेस आर यूजुअली हर्ड बाय अ पैनल ऑफ जजेस, ऑफन 2 or 3 एंड समटाइम्स मोर इन हायर कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट. आउटकम क्या है इसका, outcome and remedies. The lower court issues judgments based on the trial's outcome, which could involve convictions, sentences or awards in civil cases. The appellate court's decision primarily focuses on correcting legal errors and ensuring fairness. It cannot uphold, reverse or modify the decision of the lower court, but generally does not make new factual determinations. It can uphold, reverse or modify the decisions of the lower court. वो मतलब उसको रख सकता है कि भी ठीक है ये चलने दो, रिवर्स कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, बट जनरली डज नॉट मेक न्यू फैक्चुअल डिटर्मिनेशन. कोई नई फैक्चुअल डिटर्मिनेशन नहीं करता है. उसको लगता है कि केस ढंग से नहीं हुआ तो वापस भी भेज सकता है. इन एसेंस इसका मतलब कुल मिला के ये है कि लोअर कोर्ट फोकस ऑन द ट्रायल प्रोसेस एंड फैक्ट फाइंडिंग. लोअर कोर्ट क्या करता है, ट्रायल प्रोसेस पे फोकस करता है और फैक्ट फाइंडिंग पे फोकस करता है. अपेलेट कोर्ट जो है फोकस ऑन एंश्योरिंग दैट लीगल प्रिंसिपल्स वर प्रॉपर्ली अप्लाइड एंड प्रोसीजरल जस्टिस वाज मेंटेन्ड. तो प्रोसीजरल जस्टिस मेंटेन की गई थी. अच्छा, उसके बाद ये जो आर्टिकल में चलते हैं, जो हमारा मेन आर्टिकल था उसमें क्या था, चैलेंजेस पोस्ट अमेंडमेंट्स के बाद क्या क्या चैलेंजेस आए हमें, ये इंपॉर्टेंट है. ये तो अभी तक बस मोटा मोटा बताया था. जो इस आर्टिकल के अंदर जो जानकारी थी वो अभी आगे आएंगी और भी जानकारी हैं. डिस्पाइट दिस अमेंडमेंट सर्टेन इश्यूज परसिस्टेड, इसके बाद भी कुछ इश्यूज चलते रहे.
क्या lawyers and litigants were slow to adopt ADR mechanism, leading to limited impact of reforms. Many courts continued granting adjournments, and the resistance from the legal community in adopting case management systems meant that delays remained. उसके बाद एक ये था सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। ये क्या था, सलीम भाई साहब को जो है ये चीज़ें पसंद नहीं आई, जो जो अमेंडमेंट्स हुए थे, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई करी। तो सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन जो था केस वॉज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सीपीसी अमेंडमेंट ऑफ 1999 एंड 2002। लॉयर्स आर्ग्यूड, इसमें जो लॉयर्स उन्होंने आर्ग्यू किया था द अमेंडमेंट्स अंडर माइंड लिटिगेंट्स राइट, जो लिटिगेंट्स हैं जो अपना केस दर्ज करा रहे हैं उनके राइट्स को अंडरमाइन करता है, खत्म करता है, इम्पोज अनड्यू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है ऑन कोर्ट प्रोसेस। द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द मोस्ट अमेंडमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ये सही है, सब फिट है, सब कुछ ठीक ठाक है। पर्टिकुलरली एम्फेसाइजिंग द यूज ऑफ एडीआर मैकेनिज्म टू रिड्यूस कोर्ट बर्डन। इसके और साथ ही साथ उन्होंने एडीआर पर ज़्यादा फोकस किया कि भाई जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है जरूरी है टू रिड्यूस द कोर्ट बर्डन। की एस्पेक्ट्स ऑफ द जजमेंट क्या थे, एडीआर मैकेनिज्म, द कोर्ट स्ट्रांगली एंडोर्स्ड एडीआर एंड एनकरेज्ड इट्स वाइड स्प्रेड यूज। Adjournments, the court upheld the restrictions on adjournments and confirmed the penalties for unnecessary delays, और confirm किया कि penalties लगाएंगे for unnecessary delays is good. Summons process, the streamlined summons process was validated with the court recognizing it as essential for speeding up civil litigation. ये भी बहुत ज़रूरी है summons process। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मालीमत कमेटी रिपोर्ट 2002। मालीमत कमेटी वॉज कंस्टिट्यूट इन 2000 टू रिव्यू एंड रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको रिव्यू करने के लिए द कमेटी प्राइमरी गोल वॉज टू एड्रेस द डिलेज इन क्रिमिनल ट्रायल्स एंड एंश्योर फेयर एंड फास्टर जस्टिस, की ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जस्टिस कैसे दे सकें, डिले को कैसे कैसे कम कर सकें। तो रिकमेंडेशन क्या आते हैं इसके, प्ली बार्गेनिंग, सबसे पहला क्या है, प्ली बार्गेनिंग introduced to reduce the time spent on minor criminal cases by allowing the accused to plead guilty in exchange for a lesser sentence। कि जब जहाँ पे माइनर क्रिमिनल केसेस हैं वहाँ पे अगर कोई जिसने गलती करी वो अगर मान ले कि हाँ ठीक है आई प्लीड गिल्टी, तो उसको कुछ कम सज़ा दी जाएगी, इससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा। रिकमेंडेशन था इंस्टीट्यूटेड प्ली बार्गेनिंग फॉर माइनर क्रिमिनल केसेस टू रिड्यूस द बर्डन ऑन कोर्ट्स। Thereafter, witness protection. पहला तो हो गया plea bargaining. Thereafter, second is witness protection. Many cases are delayed because witnesses fear appearing in court. Witnesses को कोर्ट में आने से डर लगता है। Recommendation क्या थी? Establish a witness protection program to safeguard witnesses, ensuring their timely appearance. तीसरा क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। कोर्ट्स लैग्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स। रिकमेंडेशन यूज टेक्नोलॉजी लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर विटनेस टेस्टिमनीज एंड कोर्ट हियरिंग्स टू रिड्यूस डिलेज। जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट, न्यू लॉज ऑफन क्रिएट एडिशनल केस बर्डन्स विदाउट कंसीडरिंग जुडिशियल कैपेसिटी। रिकमेंडेशन क्या था, इंप्लीमेंट जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट्स बिफोर पासिंग न्यू लॉज टू एंश्योर द जुडिशियरी इज इक्विप्ड टू हैंडल द एडिशनल वर्कलोड। कि भाई जो लॉ बना रहे हो उससे पहले जुडिशियल असेसमेंट तो कर लो उसकी, कि इस लॉ को बनाने से क्या दिक्कत क्या होंगी, कितने केसेस आएंगे, कितने करोड़ चीज़ें होंगी, क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी आपका भारत ने वो जो नया आपका लागू कर दिया, उसके दुनिया भर के सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं, उसमें अभी काफ़ी आप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें काफ़ी जो जजेस हैं, काफ़ी जो लॉयर्स उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं कि भाई ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसमें कुल मिला के आपको कोई भी लॉ लेके आने से पहले या कोई भी चेंजेस करने से पहले आपको उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करना है, क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जजेस जो रेशो है हमारे पास कम है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना नहीं है। देयर आफ्टर सेंटेंसिंग गाइडलाइंस, देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन सेंटेंसिंग। रिकमेंडेशन एस्टैब्लिश सेंटेंसिंग गाइडलाइंस टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस इन क्रिमिनल जजमेंट। जो क्रिमिनल जजमेंट्स हैं उसमें फेयरनेस के लिए सेंटेंसिंग की गाइडलाइंस बनाई। राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसका राइट। डिलेज ऑफन हार्म द एक्यूज्ड, particularly those in custody. Recommendation ensures speedy trials and better protection for the rights of under trial prisoners. ये हमने देखा होगा अभी केजरीवाल वाले केस में, आप वाले केस में कितना हमें पता चला कि सालों साल लोग पड़े रहते हैं। ये तो सीएम का हाल है और बाकी लोग तो पता नहीं कितने साल पड़े रहते होंगे। Despite these recommendations, several have yet to be fully implemented, such as the Judicial Impact Assessment (JNIA), which remains a critical gap in the current judicial framework. Thereafter, a tribunal system and 42nd Constitutional Amendment Act था 1976 का। The 42nd Constitutional Amendment Act introduced tribunals as
क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ के तहत इनकी तरीके से एक ट्रिब्यूनल्स बनाया गया टू हैंडल स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स relieving regular courts of the burden of specific cases like taxation, administrative disputes. The idea was to fast track cases in these specialized domain. जो specialized domain है उसमें तेज़ी से बढ़ सकें हम, ठीक है, सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ वो ना रखें, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करें कि भाई कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि जो स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स हैं वो जो है स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स में जा सकें। टैक्सेस से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्ट्स हो गया, आपने कहीं से कोई सामान खरीदा, वो सामान आपका ढंग से नहीं आया तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जा, स्पेशल कोर्ट्स हैं आपके लिए बने हुए, उसमें जा सकते हो आप, ठीक है। वो जागो ग्राहक जागो के ऐड आते थे, तो ये ट्रिब्यूनल सिस्टम को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। देर आफ्टर प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स विद ट्रिब्यूनल्स, jurisdictional overlap. Jurisdictional overlap. Many tribunals had overlapping jurisdiction with high courts, leading to confusion and duplication. Lack of infrastructure. Tribunals were often poorly staffed and lacked the infrastructure necessary to handle cases effectively. Thereafter, constitutional validity. Over time, questions arose regarding the constitutional validity of some tribunals, and many were eventually abolished in 2021, with their cases transferred back to high courts. ठीक है, ये तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं जो ये ट्रिब्यूनल्स बंद हो गए थे। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हो गया आपका ATFE। ATFE क्या था? एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इट्स केसेस वर ट्रांसफर टू हाई कोर्ट्स। देर आफ्टर हो गया आपका AAT, एयरपोर्ट्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। डिस्प्यूट्स कंसर्निंग सिविल एविएशन वर ट्रांसफर्ड बैक टू सिविल कोर्ट्स। उसके बाद हो गया आपका FCAT, फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। दिस बॉडी विच यूज टू हैंडल अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वाज आल्सो एबॉलिश्ड। नाउ चैलेंजेस टू फिल्म सर्टिफिकेशन गो डायरेक्टली टू दी हाई कोर्ट्स। और क्वासी जुडिशल क्या हो जाता है? क्वासी जुडिशल में वो बॉडीज होती हैं जो कि स्पेशलाइज चीज़ों पे काम करती है, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ और रेगुलेशन, एंड दे मे लैक द फुल प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट्स। जुडिशल बॉडीज जो होती हैं वो हैव ब्रॉडर पावर्स एंड हैड अ वाइड रेंज ऑफ लीगल मैटर्स। तो क्वासी जुडिशल बॉडीज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? आपका NGT हो गया, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद आपका CAT हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, डील्स विद डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस कंडीशंस। फिर हो गया आपका ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो मतलब ये इज अ बॉडी और फंक्शन रेफर्स टू एन एंटिटी और एक्शन दैट हैज सम बट नॉट ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसेस। These bodies have the authority to make decisions that affect the rights of the individual entities, much like a court would, but they are not formal courts. ठीक है, कुल मिला के मोटा मोटा कुछ खास अंतर नहीं है, बट इतना ही है कि स्पेशल चीज़ों पे कुछ एक उनको दिया गया है, स्पेसिफिक डोमेन्स दिए गए, तुम इस पे काम करोगे, उसी पे काम करते हैं, ठीक है। छोटा कोर्ट मान के चलो, और जो वो है जो जो अपने स्पेसिफिक कोर्ट्स हैं वो प्रॉपर काफ़ी रेंज पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका इस आर्टिकल में पाथ फॉरवर्ड क्या है? इंडिया जुडिशियल सिस्टम हैज अंडरगॉन सेवरल रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग डिलेज एंड इंप्रूविंग एफिशिएंसी. Amendments to the CPC, the introduction of tribunals, and recommendations from the Malimat Committee was steps in the right decision, but challenges persist. Key areas for continued reform include wider adoption of ADR mechanism, filing judicial vacancies to reduce case burdens. Filling judicial vacancies to reduce case burdens, implementing judicial impact assessments for new laws, improving technological infrastructure in courts to expedite cases. By addressing these issues comprehensively, India's judicial system can move towards providing timely and efficient justice for all citizens. तो अभी हमने देखा मोटा मोटा इस आर्टिकल के बारे में, इसके अंदर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस आर्टिकल में कुछ एक फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आप अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि जजेस के नंबर्स के बारे में इसमें है। ऑन दी इशू, एक मिनट, ऑन द इशू ऑफ पेंडेंसी इन हाई कोर्ट्स अगेंस्ट द सैंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ 114 जजेस as on December 31, 2023, which itself is much less when compared to the population and number of cases being filed. The present strength of judges is
जैसे ये यहाँ पे सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट 770, ठीक है, सबसे पहला फिगर आ गया आपका 770 एज ऑन अक्टूबर 30, 2024। अक्टूबर 30, 2024 की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 770 जजेज हैं और 30% ऑफ वैकेंसीज। Besides dealing with writ matters as prescribed by the Constitution, almost every piece of legislation confers appeal, revision, transfer, quash, bail, contempt, and other miscellaneous powers upon high courts. In 2021, 6 specialized tribunals were abolished and their functions conferred on high courts. मतलब 6 ट्रिब्यूनल्स एबॉलिश कर दिए गए थे और हाई कोर्ट को दे दी गई उनकी जो कार्रवाई करने की ताकत है। Thus, all this is resulting in a huge backlog of cases in high courts. On an average, it takes between 6 to 7 years for a case to be decided in a high court. 6 से 7 साल लग जाते हैं। So far as the Supreme Court is concerned, though it is functioning with almost a full sanctioned strength of 34 judges, there are nearly 2 dozen statutes which provide for direct appeal to the Supreme Court. 2 डजन मतलब लगभग 24 स्टैचूट हैं जो कि डायरेक्ट अपील करने में आपको जिनके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हो। बिसाइड it exercising writ and appeal powers. Besides it exercising writ and appeal powers, almost every decision, mostly against orders of the high courts in North India, is challenged before the Supreme Court under Article 130. हमने देख लिया क्या था, resulting in a huge case pendency. All judges, right from the district judiciary to the Supreme Court, are working overtime to meet the huge pendency demand. For example, a magistrate in a criminal court has to do regular call work, take cognizance of fresh cases, conduct a trial, pass judgments, deal with arrests, private complaints, bails, also record डाइंग डिक्लेरेशन एंड कैरी आउट अदर मिसलेनियस वर्क्स। तो ये क्या कह रहा है, जो भी जजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा है ये जो मजिस्ट्रेट है क्रिमिनल कोर्ट का, मजिस्ट्रेट इन क्रिमिनल कोर्ट हैज़ टू डू रेगुलर कॉल वर्क, टेक कॉग्निशन ऑफ फ्रेश केसेस जो आ रहे हैं, कंडक्ट ट्रायल कंडक्ट कराएगा, जजमेंट पास करेगा, डील विद अरेस्ट, प्राइवेट कंप्लेंट्स, बेल्स, रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशंस and carry out other miscellaneous works. If he is given additional charge of another court, there is the work of that court to be done as well. कोई दूसरे कोर्ट का भी दे दिया charge तो वो भी करना पड़ेगा। Thus, dealing with so much varied work and with almost 100 cases in a day may cause great mental stress to the judge. Thus, he may not be able to concentrate while writing judgments, which will lead to errors. This could be reason for further challenge and delay. उससे दोबारा डिले हो सकती है। ठीक है, बाकी हमने ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। ठीक है, जुडिशल इम्पेक्ट असेसमेंट हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। जो आपका सलेम वाला था ये रह गया, एक जगन्नाथ राव कमेटी ये छूट गई, ये हम फिर बाद में कर लेंगे कभी। जगन्नाथ राव कमेटी भी देख लेते हैं। द जगन्नाथ राव कमेटी, also known as the Committee on Decentralization of Powers, was established in India in 1985 to examine the issue of decentralization of power to local self-government institutions. The committee was tasked with suggesting measures to strengthen Panchayati Raj institutions, rural local self-government and promote local governance in India. Local governance in India को promote करने के लिए थी, तो ये important है, बहुत important committee है। Objectives of the Jagannath Rao Committee क्या थे? Strengthening local governance. The committee's primary goal was to review the existing framework of Panchayati Raj and recommend reforms to make these institutions more effective, autonomous and responsive to local needs. Decentralization of power. It sought to recommend ways to transfer power, responsibilities and financial resources from state governments to local governments. ये क्या करता है, इससे इन्होंने रिकमेंडेशन करी कि पावर को ट्रांसफ़र करें, जिम्मेदारी को, फाइनेंसिस को स्टेट गवर्नमेंट से पंचायत को और म्यूनिसिपैलिटीज़ को, टू इम्प्रूव गवर्नेंस एट द ग्रास रूट लेवल्स। Institutional framework. The committee examined how local institutions could be given more powers to plan and implement local development programs in areas like education, health, agriculture, infrastructure. Key recommendations क्या थी? Constitutional status for Panchayati Raj institutions. The constitutional status for Panchayati Raj institutions, the committee recommended that Panchayati Raj institutions should be given constitutional recognition to ensure their legitimacy and stability. This paved the way for 73rd Constitutional Amendment Act 1992. इससे क्या आया? 73rd Constitutional Amendment Act आया 1992. 3-tier system. The committee supported the creation of a 3-tier Panchayati Raj structure consisting of village panchayat at the grassroots level, intermediate panchayat at the block level, and district panchayat at the district level.
Regular elections. The committee stressed the need for regular elections to PRIs to ensure democratic functioning and accountability. PRI क्या आ गया? पंचायती राज institutions. Devolution of powers. It recommended the transfer of functions and powers related to various development programs, especially in agriculture, rural development, health, education, social welfare to panchayats. ठीक है. Recommended the transfer of functions and powers related to various development programs, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, पंचायत को दे दो. फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. द कमिटी रिकमेंडेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू रेज रिसोर्सेज लोकली एंड रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. आउटकम एंड इम्पैक्ट क्या हुआ? The recommendation of the Jagannath Rao Committee were instrumental in shaping the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts passed in 1992, which provided constitutional status to Panchayati Raj institutions and municipalities. These amendments introduced a framework for decentralized governance, regular elections, financial devolution, and the transfer of powers to local bodies in rural and urban areas. The committee's work played a critical role in India's efforts toward democratic decentralization, ensuring that governance and decision making were brought closer to the people at the grassroots level. Okay. तो 73rd और 74th को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए अलग से इस पर एक वीडियो बनाएंगे. टिल देन, हैप्पी लर्निंग, गुड डे. थैंक यू.